नमस्ते स्टूडेंट्स। हमने कल इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ा था। उसी टॉपिक को आज समझने का प्रयास करते हैं और उसमें जिन जिन संगठनों का सहयोग रहा था और जिन व्यक्तियों का सहयोग था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमने कार्बोनरी संस्था, यंग इटली, काउंट कैमिलो इनके बारे में पढ़ा था। लेकिन काउंट कैमिलो में डी कावूर जो था उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान था उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझना है कि डी कावूर जो था उसका इटली के एकीकरण में क्या महत्वपूर्ण योगदान था। बड़े ध्यान से समझना है इस चैप्टर को। अब इसमें नाम आता है डी कावूर, उसका नाम था। तो कावूर वह व्यक्ति था जिसके बिना मेजिनी का आदर्शवाद और गैरीबोल्ड की वीरता, यानी मेजिनी ने जो आदर्शवाद का वाक्य बताया था, जो गैरीबोल्ड और मेजिनी ने जो सोचा था, वो चीज़ें इनके लिए प्राप्त करना संभव नहीं था। कावूर के वह व्यक्ति जिसने मेजिनी का आदर्शवाद, गैरीबोल्ड की वीरता निरर्थक होती है। कावूर का मानना था कि अभी इसका थोड़ा तरीका अलग था कि कावूर जो मानता था वो ये मानता था कि पिडमांट सार्डिनिया ही इटली का एकीकरण करने में समर्थ है। ये मानकर चलता था कि पिडमांट और सार्डिनिया दोनों मिलकर ही इटली का एकीकरण पूर्ण कर सकते हैं। जब ऑस्ट्रिया एकीकरण में सबसे अधिक बाधक था तो ऑस्ट्रिया को बिना विदेशी सहायता के बाहर नहीं किया जा सकता। तीन महत्वपूर्ण बातें ये मानकर चलता था कि इन तीनों चीज़ों के बिना न तो हम ऑस्ट्रिया को बिना विदेशी सहायता के यहाँ से निकाल सकते हैं और न पिडमांट और सार्डिनिया के बिना इटली का एकीकरण कर सकते हैं। तो कावूर यथार्थवादी व्यवहारिक राजनीति में विश्वास करता था। यथार्थवादी व्यवहारिक यानी दूसरों के साथ प्रेम व्यवहार से जो व्यक्तिगत स्तर पर, तो वो इन चीज़ों पर विश्वास करता था। दूसरे की सहायता लेकर के हम क्या कर सकते हैं, ऑस्ट्रिया को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। वो इटली के प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीयकरण मैंने कल आपको बताया था कि इटली का जो प्रश्न है, जिस प्रकार से हमने क्या किया था, भारत पाक युद्ध जो था उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गई, तो वो भी क्या चाह रहा था कि इटली का जो प्रश्न था उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता था ताकि विदेशी शक्तियों की सक्रिय मदद और सहानुभूति भी उसको प्राप्त हो सके। यानी बाहरी व्यक्ति कब उसको सहायता प्रदान करेंगे, जब उनको इस चीज़ के बारे में अवगत कराएगा और उनके सामने ऑस्ट्रिया को कमज़ोर साबित करेगा, तब जा करके। इस समय यूरोप में दो ही शक्तिशाली देश थे, फ्रांस और इंग्लैंड। इंग्लैंड यूरोपियन देशों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति बना रखी थी, जबकि फ्रांस तो उससे तो उसको उम्मीद नहीं थी कि इंग्लैंड तो हमारी कोई सहायता करेगा नहीं। बाद में फ्रांस का शासक जो था उस इटली के एकीकरण के प्रश्न पर इटली से सहानुभूति रखता था। अतः कावूर इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उसने क्या किया, कावूर ने क्रीमिया की मदद के लिए सेना भेजकर सहानुभूति और मित्रता प्राप्त कर ली। किसकी? फ्रांस की। कावूर को इस मित्रता का लाभ पेरिस सम्मेलन में 1856 में जो पेरिस में सम्मेलन हुआ था उसमें इसका लाभ मिला। ऑस्ट्रिया ने के विरोध के बाद भी सार्डिनिया राज्य को पेरिस सम्मेलन में आमंत्रित, सार्डिनिया की तो अपन बात करें, पिडमांट और सार्डिनिया वहीं का जो शासक था वहीं पर तो इसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो सार्डिनिया जो राज्य था उसको इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाए, ऐसा उसका ऑस्ट्रिया द्वारा विरोध किया जा रहा था। लेकिन कावूर ने इस सम्मेलन में इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए इसको जिम्मेदार ठहराया, ऑस्ट्रिया को। और पेरिस सम्मेलन में कावूर ने इटली के प्रश्न पर उसे नैतिक विजय प्राप्त कर ली थी। जब अपन आगे बात करते हैं कि नेपोलियन के सहयोग से उसने क्या किया, लोम्बार्डी को प्राप्त कर लिया। हम पहले बात कर चुके थे कि जो लोम्बार्डी था, उस लोम्बार्डी का मैंने आपको पॉइंट बताए थे। उस पॉइंट के अनुसार कि लोम्बार्डी जो है, लोम्बार्डी किसके अधिकार क्षेत्र में था? लोम्बार्डी किसके अधिकार क्षेत्र में था? विदेशियों के प्रभुत्व में। टस्कनी किसके? मेडेना और टस्कनी ऑस्ट्रिया के राजकुमारों के अधिकार में था और लोम्बार्डी और वेनेशिया सीधे विदेशियों के नियंत्रण में थे। तो उन लोम्बार्डी जो क्षेत्र है उसको नेपोलियन की सहायता से जिसने क्या किया था, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अब अपन आगे देखते हैं नेपोलियन का सहयोग और लोम्बार्डी के। नेपोलियन के सहयोग से जिसने लोम्बार्डी के सम्राट नेपोलियन तृतीय लगभग 1 माह की छुट्टी मनाने कहाँ पहुँच गए? सार्डिनिया की सीमा के पास ठहरा हुआ था। सार्डिनिया के अंदर नहीं, लेकिन सार्डिनिया की बॉर्डर के पास वो पहुँचा ठहरा हुआ था। कावूर बिना किसी औपचारिक नियंत्रण के प्लोम्बियर्स जा पहुँचा और कावूर और नेपोलियन की भेंट के फलस्वरूप एक समझौता हुआ दोनों में, जिसमें ये निम्नलिखित उस नेपोलियन के और कावूर के मध्य कुछ समझौता हुआ और उस समझौते में ये बातें तय हुई कि ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के मध्य युद्ध होने पर 2 लाख सैनिक सहायता कौन देगा? यानी अगर ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के मध्य युद्ध हो जाता है तो हम 2 लाख सैनिकों की सहायता आपको प्रदान करेंगे। ये किसने? नेपोलियन ने कहा। किसको? कावूर को। नेपल, सिसिली और पोप जो थे राज्य बने रहेंगे, यानी नेपल, सिसिली और पोप जो थे वो जैसे हैं वैसे के वैसे राज्य बने रहेंगे। लोम्बार्डी और वेनेशिया किसको मिल जाएंगे? सार्डिनिया को मिल जाएंगे। और फ्रांस की सहायता के बदले नीस व सेवाओं के प्रदेश। अब इसमें 2 क्षेत्र थे, नीस और सेवाएं। 2 क्षेत्र किसको दिए जाएंगे?
जब फ्रांस इसकी सहायता करेगा तो नीस और सेवाएं दोनों प्रदेश फ्रांस को दे दिए जाएंगे। अब ये सारे समझौते उनके अंतर्गत हुए, जिसमें एक विक्टर इमैनुअल अपनी पुत्री का विवाह प्रिंस जेरोम बोनापार्ट के साथ, जो अपन बात करें कि फ्रांस जो था, फ्रांस का राजकुमार कह सकते हैं इसको, कि विक्टर इमैनुअल अपनी पुत्री का विवाह प्रिंस जेरोम बोनापार्ट के साथ कर देगा। ये 5 बातें उनके तय हो गई। इस समझौते में ये तय किया गया कि ऑस्ट्रिया को भड़काकर यथाशीघ्र युद्ध आरंभ किया जाए। अब इसमें ये भी किया गया कि जैसे भी हो ऑस्ट्रिया को भड़का करके हमें क्या युद्ध प्रारंभ करना चाहिए, जिससे हमारी फ्रांस सहायता करे, ताकि ऑस्ट्रिया आक्रामक लगे और सार्डिनिया आत्मरक्षार्थ लड़ने वाला प्रतीत हो। क्योंकि जब उसको भड़काएंगे तो वो क्या करेगा, सामने वाले पर वार करेगा, और ये क्या है, अपनी आत्मरक्षा के लिए उसके ऊपर वार करेगा। काबूर ने ऑस्ट्रिया को भड़काने के लिए मस और कर्नाटा प्रांतों में विद्रोह करवा दिया। 2 प्रांत थे, उन दोनों प्रांतों में उसने विद्रोह करा दिया। ऑस्ट्रिया ने वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसे काबूर चाहता था। ऑस्ट्रिया ने 23 अप्रैल 1859 ईस्वी को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। किसको, काबूर को या सार्डिनिया को बोल सकते हैं अपन, तो उसको अल्टीमेटम दे दिया। और 29 अप्रैल 1859 ईस्वी को फ्रांस ने इटली के पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस जो था उसने किसकी सहायता की, इटली के पक्ष में। ऑस्ट्रिया की लगातार पराजय हो रही थी, लेकिन फ्रांस सार्डिनिया के बिना पूछे युद्ध से क्या हो गया, फ्रांस ने क्या कर दिया, बीच में बिना कोई बातचीत किए उसने क्या कर दिया, सार्डिनिया से क्या हो गया, वो अलग हो गया। और नेपोलियन तृतीय ने 11 जुलाई 1859 ईस्वी को विलाफ्रेंका नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ से भेंट कर युद्ध विराम का समझौता कर लिया, और जिनकी 3 निम्न शर्तें तय की गई। यानी बिना, जिस देश की सहायता के लिए वो आया था उस देश से बिना बात किए उसने क्या कर लिया, सम्राट जोसेफ जो थे उनसे भेंट किया, और युद्ध को रोकने के लिए 3 महत्वपूर्ण शर्तें तय की गई कि लोम्बार्डी सार्डिनिया को दे दिया जाए। ये किसके मध्य समझौता हुआ है, ऑस्ट्रिया और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर समझौता कर लिया, जबकि सार्डिनिया का समझौता होना चाहिए, लेकिन उसको इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। वेनेसिया किसको दे दिया जाएगा, ऑस्ट्रिया को दे दिया जाएगा। परमा, मेडेना और अस्कनी को पुनः स्वतंत्र राज्य बना दिया जाएगा, और पोप के अधीन इटली राज्यों का एक संघ बनाया गया। ये महत्वपूर्ण 3 समझौते होंगे। इस संधि से इटली के लोगों को काबूर को निराशा हाथ लगी, और इस संधि से काबूर भी अप्रसन्न था, क्योंकि उनसे इस चीज़ के लिए पूछा नहीं गया था, और फ्रांस ने अपने स्तर पर ये संधि कर ली थी। उसने त्यागपत्र दे दिया, और विक्टर इमैनुअल ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर 10 नवंबर 1859 को ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रिया और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर के 10 नवंबर 1859 ज्यूरिख संधि पर हस्ताक्षर किए। ज्यूरिख की संधि द्वारा विलाफ्रेंका की विराम संधि की पुष्टि हो गई। इसी के साथ इटली का प्रथम चरण भी क्या हो गया, अब इटली के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इस संधि के तहत क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं मध्य इटली का विलय। तो इस युद्ध समाप्ति के पश्चात मध्य इटली के राज्यों ने परमा, मेडिना, टस्कनी, वोलोग्ना और रोमाग्ना ने कि में जनता ने विद्रोह कर दिया, और वे इटली में समाहित। अब वो सारे के सारे जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों की जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और वो सारे के सारे किसमें, इटली में मिलने को उत्सुक थे, इटली में अपने आप को समाहित करना चाहते थे। इंग्लैंड की बिना हस्तक्षेप की नीति और इटली के प्रति सहानुभूति इन राज्यों को इटली में एकीकृत होने को और प्रोत्साहित कर रही थी। इटली ने किसी का साथ नहीं दिया, और वो इटली के प्रति सहानुभूति भी रखता था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि ज्यूरिख संधि के तहत इन राज्यों में पुराने शासक पुनः स्थापित कर दिए जाए। अब लास्ट में वही चीज़ है कि ज्यूरिख संधि के तहत ये भी तय हुआ कि जो कुछ क्षेत्र जहाँ पर राजा महाराजाओं के राज थे वो उनको पुनः वापस स्थापित कर दिया जाए। और काबूर ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर फ्रांस को नीस और सेवाओं के प्रदेश देने का वायदा करते हुए उसे अपनी ओर मिला लिया। जबकि ये फ्रांस, नीस और सेवा, ये 2 क्षेत्र उनको देने का उनके मध्य पहले संधि हो चुकी थी, क्योंकि जो फ्रांस नेपोलियन थर्ड था उसके मध्य और काबूर के मध्य ये संधि पहले हो चुकी थी कि नीस और सेवाओं के प्रदेश आपको दे दिए जाएंगे। और उसने क्या किया, दोबारा से देश प्रदेश देने का वादा करके अपनी ओर मिला लिया। मार्च 1860 ईस्वी में मध्य इटली राज्यों में जनमत संग्रह कराया गया। मध्य इटली के जो राज्य थे कि आप किस में मिलना चाहते हैं, तो इसमें परमा, मेडेना, टस्कनी, वोलोग्ना और वियो केंजा ने सार्डिनिया में, और नीस और सेवाओं ने फ्रांस के साथ मिलने का मत दिया। तो जैसा उनकी शर्तें थी कि नीस और सेवाओं को फ्रांस को दे दिया जाए और बाकी क्षेत्रों को इटली में मिला दिया जाए। इंग्लैंड की सहानुभूति इटली के साथ थी, अतः मध्य इटली के राज्यों में जनमत संग्रह के प्रश्न पर इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ इटली का पक्ष लिया। इसी के साथ इटली का दूसरा चरण भी क्या हो गया, मध्य जो इटली थी उस मध्य इटली के क्षेत्रों को भी इटली में मिला दिया गया। अब अपन बात करते हैं गैरीबोल्ड और नेपल्स और सिसिली, ये 3 ऐसे क्षेत्र थे। अपन इसमें बात कर चुके कि मध्य इटली में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर उनको स्वतंत्र रखा गया था, तो उसमें गैरीबोल्ड ने क्या किया, नेपल्स और सिसिली का विलय भी इसके अंतर्गत किया था। अब
ज्यूसेप गैरीबोल्ड का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। उसके पिता, ये नीस कौन सा क्षेत्र है? नीस वही है जो फ्रांस को दिया गया था। नीस नामक नगर में हुआ था। उसके पिता उसको उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे, लेकिन गैरीबोल्ड का मन पढ़ने में नहीं लगा। वह केवल इतना पढ़ सका कि पुस्तकें पढ़ सके और अपनी स्वतंत्र और साहसिक प्रवृत्ति को संतुष्ट कर सके। उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की और इतनी पढ़ाई करके उसने छोड़ दी। गैरीबोल्ड भूमध्य सागर की यात्राओं के समय इटली के राष्ट्रभक्तों के संपर्क में आया। वो मेजिनी की युवा इटली सदस्य भी बन गया। मेजिनी की युवा इटली का जो संघ बनाई, यंग इटली के नाम से बनाया गया था, उसका सदस्य ये बन गया। उसने 1833 ईस्वी में नौसैनिक षड्यंत्र में भाग लिया और वो पकड़ा गया। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, लेकिन वो दक्षिणी अमेरिका चला गया। वहाँ उसने छापामार युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त किया और 1854 में वो वापस आया। उसने लाल कुर्ती नामक एक देशभक्तों का एक संगठन बनाया और इसी के दम पर वो अपना सिसिली में प्रवेश कर पाया। नेपल्स और सिसिली में शासक विदेशी थे। अब नेपल्स और सिसिली जो क्षेत्र थे वहाँ पर विदेशी शासक थे और साथ ही वह शासन करने योग्य भी नहीं थे। मेजिनी, फ्रांसीसी किच्ची और गैरीबोल्ड ने वहाँ विद्रोह की योजना बनाई। इन सब ने मिलकर के इन क्षेत्रों में विद्रोह करते और इनको अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। गैरीबोल्ड ने लगभग 1000 लाल कुर्ती वाले स्वयंसेवकों का एक दल बनाया और 5 मई 1860 ईस्वी को सिसिली पर आक्रमण कर दिया। गैरीबोल्ड ने विजय प्राप्त कर स्वयं को अधिनायक घोषित कर दिया। अब गैरीबोल्ड जो था उसने क्या किया, वहाँ पर जीत प्राप्त की और अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। विक्टर इमैनुअल स्वयं सेना लेकर नेपल्स की ओर बढ़ा। टियानो नामक स्थान पर गैरीबोल्ड और विक्टर इमैनुअल की भेंट हुई और गैरीबोल्ड ने विक्टर इमैनुअल को इटली के शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। यानी उसने अपने आप को राजा घोषित किया था, लेकिन उसने विक्टर इमैनुअल की जो राजा बनने की जो, बल्कि क्योंकि वो राजा था तो उसकी इटली के शासक के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। और उसके पश्चात गैरीबोल्ड ने अपनी सेना और समस्त अधिकार विक्टर इमैनुअल जो राजा था वहाँ का पहले, उसको समर्पित भी कर दिया। दक्षिण के राज्यों के इटली में विलय के साथ ही इटली का एकीकरण के तृतीय चरण पूर्ण हुआ और इटली के एकीकरण का अब अंतिम चरण की अगर बात की जाए तो वो होता वेनेशिया का विलय। इटली में वेनेशिया का विलय 1866 ईस्वी में प्रस्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रस्सा को सैनिक सहायता प्रदान की थी। किसने? प्रस्सा और ऑस्ट्रिया के जब मध्य युद्ध हुआ था उस युद्ध में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रस्सा जो था उसको सैनिक सहायता प्रदान की थी। और 3 जुलाई 1866 ईस्वी को प्रस्सा कहाँ है? जर्मनी का राज्य था प्रस्सा। हमने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा, उसमें सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो वो राज्य इसने किसको? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रस्सा को सैनिक सहायता प्रदान की थी। 3 जुलाई 1866 ईस्वी को प्रस्सा ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया और प्रस्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य प्राग की संधि, जिसमें इटली को वेनेशिया के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। जब प्रस्सा ने भी क्या किया, इटली का साथ देते हुए वेनेशिया को इटली के क्षेत्र में मिला दिया गया। अब आता है रोम। रोम इटली का कैपिटल भी है। तो रोम के बिना इटली की स्थिति उसी प्रकार थी जैसे हृदय के बिना शरीर, क्योंकि रोम जो था वो उसका हृदय था, हार्ट था, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। रोम पोप के अधीन था। रोम में जो शासन चलता था वो पोप, यानी वहाँ के जो राजा को कहा जाता था पोप। फ्रांस की सेनाएं पोप की सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहती थी और इटली का रोम पर अधिकार का सपना तब पूर्ण हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ फ्रांस के विपरीत बनी और 1870 ईस्वी में प्रस्सा और फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ और उसमें फ्रांस को प्रस्सा के विरुद्ध सारी ताकत झोंकनी पड़ी। तो रोम ने उसने सेना बुला ली और उसके बावजूद भी उसकी हार हो गई, वो प्रस्सा से हार गया। इस मौके का फ़ायदा इटली ने उठाया और रोम पर अधिकार कर लिया। रोम में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जनमत इटली के पक्ष में गया और रोम को भी क्या कर दिया गया, इटली में मिला दिया गया। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। 12 जून 1871 ईस्वी को विक्टर इमैनुअल ने संयुक्त इटली की संसद का उद्घाटन करते हुए कहा कि जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन भेंट चढ़ाया था वो आज पूरा हो गया है। हमारी राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई और अपने देश को सुखी और संपन्न राष्ट्र बनाने का हमारा सपना आज साकार हुआ है। हम रोम में हैं और रोम में ही रहेंगे। रोम की प्राप्ति के साथ ही इटली की एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं रहा, अपितु एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बन चुका था। यानी पूर्ण रूप से इटली का एकीकरण होने के बाद में एक संपूर्ण राष्ट्र बन चुका था। वास्तव में इटली का एकीकरण असंख्य देशभक्तों के बलिदान, मेजिनी के नैतिक बल और गैरीबोल्ड की तलवार, कावूर की कूटनीति, विक्टर इमैनुअल की समझदारी से ही इटली का पूर्ण रूप से एकीकरण हो पाया। अब इसमें अपने छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं, इनको भी याद करके जाना है। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न अपन ने पढ़ा, कल अपन ने इसके बारे में वीडियो और कुछ पार्ट उसका कल रह गया था, उस पार्ट के बारे में आज अपन ने कि रोम का विलय रह गया था, मध्य इटली का एकीकरण रह गया था, गैरीबोल्ड, नेपल्स, सिसिली, इनका विलय रह गया था। ये आज अपन ने इसके माध्यम से कंप्लीट किया है। फिर भी आपको इसको ध्यान से पढ़ करके जाना है। नमस्कार सभी।